क्वेश्चन नंबर 74 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या करा कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 74 का फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन साइक्लोप्रोपेन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन सनलाइट। तो ये बच्चों बात सही होता है। क्यों सही है? क्योंकि आप थोड़ा सा साइक्लोप्रोपेन के प्रॉपर्टीज़ को समझिए या जानिए। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन होता है बच्चों, ये सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। दूसरी बात कि अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या होता है इसमें बच्चों? एंगल स्ट्रेन। अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या होता है इसका? एंगल स्ट्रेन। या आप एक और अगर डाटा की बात करें तो वो होता है हीट ऑफ कंबसन पर CS2, ठीक है। दोनों ही चीज़ें ये सजेस्ट करती हैं कि ये एक्चुअली हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से, ठीक है। ये जो आपको कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है कोई भी तीनों में से, ठीक है, ये एक्चुअली पाई बॉन्ड के जैसा बिहेवियर शो करते हैं एंगल स्ट्रेन की कारण, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं बेंट बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये एंगल स्ट्रेन को रिड्यूस करने के चक्कर में ये बेंट हो जाता थोड़ा सा, तो वो जस्ट लाइक पाई बॉन्ड के जैसा बिहेवियर शो करता है। और ये तुरंत इसको क्या करना चाहता है बच्चों? ब्रेक करना चाहता है। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो जब भी हम इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये जस्ट लाइक पाई बॉन्ड काम करता है, मतलब आप एल्कीन के जैसा इसका रिएक्शन कर सकते थे। यहाँ पे वही कह रहा है कि ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन अभी भी बाकी रह जाएगा। इस हाइड्रोजन को हटा करके आप यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन लगा देंगे तो उससे इसके एंगल स्ट्रेन में कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो एंगल स्ट्रेन से रिलीफ लाने के लिए ये क्या करता है? बॉन्ड को ही क्या करता है बच्चों? ब्रेक कर लेता है। तो एक तरह से देखिए तो ये बात तो सही है। दूसरा कहता है क्या कि ब्रोमिनेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होता है क्लोरीनेशन से। तो ये भी आप पढ़े ही होंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये बताया जाता है जब हम लोग पढ़ते हैं हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। सबका अपना अपना एक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ब्रोमीन का रिएक्ट करने का फ्रीक्वेंसी अलग आएगा, क्लोरीन का रिएक्ट करने का फ्रीक्वेंसी अलग आता है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रोमिनेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होता है, ठीक है। ये अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पे आप इसको रिएक्शन करवाने के लिए छोड़ें तो सबसे ज़्यादा इसका कोलिजन जो होता है बच्चों वो 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन के साथ होता है। तो 3 डिग्री वाले के साथ इसका ज़्यादा होता है। ये नहीं चाहता कितना जल्दी प्रोडक्ट बने, ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो ब्रोमिनेशन का अगर आपको रेशियो पता हो तो आप ऐसा एक रेशियो सुने होंगे कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ये सब हाइड्रोजन है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन पे रिएक्ट करने का जो इसका रेशियो है बच्चों कुछ इस तरीके से चलता है। आप ये रेशियो याद भी रख सकते हैं, इससे हम लोग प्रोडक्ट भी मेजर और माइनर पता करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा अमाउंट में, ठीक है। ये है बच्चों रेशियो किसके लिए? ब्रोमिनेशन होने के लिए। इसका ये मतलब होता है, आप इसको सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि 1600:82:1 का क्या मतलब होता है? ये रिस्पेक्टिव रेशियो बताता है कि अगर कोई भी ब्रोमीन डॉट Br रेडिकल 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन पे जितनी बार मतलब 1 बार अगर कोलिजन करता है, रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेशन दिखाता है, तो उतने ही समय में 2 डिग्री पे उसका 82 टाइम्स रिएक्शन होने का चांसेस होता है, ठीक है। और उतने ही समय में 3 डिग्री पे 1600 टाइम्स रिएक्शन होने का चांसेस होता है। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये होते हैं 3 डिग्री से रिलेटेड होते हैं, मतलब सेलेक्टिविटी नेचर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से आप क्लोरीनेशन का भी याद रख सकते हैं। क्लोरीनेशन के लिए 3 डिग्री पे आता है 5:3.8:1, जो मीनिंग यहाँ पे वही मीनिंग यहाँ पे भी है। तो सेलेक्टिविटी रेशियो इसका देखिए क्या बहुत ज़्यादा है ब्रोमिनेशन का, तो इसीलिए ये बात भी क्या बच्चों सही है। तीसरा अगर हम बात करें 2,4,6 ट्राई टर्ट ब्यूटाइल फिनॉक्सी रेडिकल इज रेसिस्टेंट टू डाइमेराइजेशन।
तो अब ये क्या कहना चाहता, पहले इसके पीछे के थीम को समझते हैं। देखिए रेडिकल जो होता है बच्चों, वो दो ही तरीके से रिएक्शन करता है ऑर्गेनिक के अंदर। या तो वो डाइमर बनाते हैं, मतलब दो रेडिकल आपस में कोलिजन कर जाते हैं और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। या फिर वो क्या करते हैं बच्चों, या तो किसी से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल का ऑर्गेनिक के अंदर दो ही टाइप के रिएक्शन होते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनाते हैं, एक रेडिकल ये है, ठीक है, ये एक रेडिकल मान लीजिए ये है। तो ये दोनों रेडिकल कोलिजन करते हैं तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर्ड हो जाते हैं और ये इस टाइप से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कोलिजन है, कोलिजन के लिए हिंड्रेंस कम होना चाहिए। अगर आप 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री रेडिकल कभी भी कोलाइड होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो 3 डिग्री अपने आप को न्यूट्रलाइज कैसे करना चाहता, न्यूट्रलाइज इन द सेंस कि ये कैसे प्रोडक्ट बनाना चाहता, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैसे पेयर्ड करना चाहता। तो कोई भी 3 डिग्री रेडिकल जो होते हैं वो किसी भी कंपाउंड के साथ हमेशा इस तरीके से रिएक्शन करना चाहते हैं कि उसके पास जो बाहरी हाइड्रोजन होता है, जैसे मान लीजिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ये यहाँ से रिएक्शन करके इसको क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो चूंकि बच्चों एक रेडिकल किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा, तो इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो इसका तो रिडक्शन मान लेंगे, लेकिन इस कंपाउंड से तो हाइड्रोजन का कमी हो रहा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हो गए हैं तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसे तो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोल ही सकते हैं, बट अगर लेने वाला और हाइड्रोजन देने वाला दोनों ही एक ही तरह के रेडिकल हो गए हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन कर रहा है। तो इस तरीके से रिएक्शन करता। अब इसी थीम को हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। कह रहा क्या कि ये 2,4 ट्राई टर्ट ब्यूटाइल फिनॉक्सी। सबसे पहले आप जानते होंगे फिनॉक्साइड आयन, क्या जानते होंगे बच्चों, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन का मतलब होता है फिनॉल का एनायन, ठीक है। तो फिनॉल का मतलब ये OH होता है, तो यहाँ पे अब डॉट बना दीजिए तो ये फिनॉक्सी हो जाएगा। लेकिन इस फिनॉक्सी पे क्या करा कि 2 पे 4 पर 6 पे टर्ट ब्यूटाइल जुड़ा हुआ। टर्ट ब्यूटाइल बच्चों एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, गौर से देखेंगे टर्ट ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये 2 पे लगा दिए, ये फिर 4 पे अब लगा सकते हैं, या फिर ये 6 पे लगा सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो एक ऐसा ही डॉट, इसका मतलब इधर भी लेना पड़ेगा, डाइमेराइज होने के लिए 2 कम से कम तो लेने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर भी देखिए इतना बड़ा ग्रुप, ठीक है बच्चों, इतना बड़ा ग्रुप। फिर यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा ग्रुप। आपको लगता है कि ये डॉट और ये डॉट एक दूसरे से कोलिजन इस तरीके से कर पाएंगे? क्योंकि ये जो ग्रुप है बच्चों ये बहुत हिंडर्ड ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। ये दोनों रेडिकल को पास आने ही नहीं देंगे। ये इधर से बढ़ेगा, ये इधर से बढ़ेगा, ये दोनों बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्सन होना चालू हो जाएगा। और रिपल्सन होने की वजह से ये डॉट कभी भी सामने आ ही नहीं पाएगा। और ये दोनों बीच में जब रिपल्सन होगा बच्चों, इन दोनों ग्रुप के बीच में और फिर नीचे में इन दोनों के बीच में, तो ये कभी भी आपका कोलिजन कर ही नहीं पाएगा। अब सोचिए जब कोलिजन करेगा नहीं तो ये डाइमेराइज तो होगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों कि ये रेसिस्टेंट टू डाइमेराइजेशन, और ये बात भी बिल्कुल सही है, कभी भी डाइमेराइज नहीं हो सकता है। तीसरा कह रहा, ये चौथा कह रहा क्या कि रेडिकल कैटेलाइज्ड क्लोरीनेशन, रेडिकल कैटेलाइज्ड क्लोरीनेशन। ये यहाँ पे दिया हुआ बच्चों इस तरीके से देखिए ये एक कंपाउंड ले लिया, इसके ऊपर कह रहा क्या हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं। और वो जो क्लोरीनेशन है बच्चों वो किसके थ्रू कैटेलाइज किया जा रहा है, रेडिकल के थ्रू किया जा रहा है, किसी न किसी रेडिकल के थ्रू किया जा रहा है। तो जैसे आप परऑक्साइड ले लेते हैं, परऑक्साइड भी रेडिकल कैटेलाइज में काउंट हो जाता है। तो कहता है यहाँ से जो क्लोरीनेशन होगा और एक इस कंपाउंड पर जो क्लोरीनेशन होगा, इन दोनों का अगर रेट देखा जाए क्लोरीनेशन का तो बोला जाता है क्या कि इसमें ये फास्टर होगा, इसमें ये क्या होगा बच्चों, फास्टर होगा, ठीक है। तो फास्टर होना या स्लोअर होना ये डिपेंड करता है रेट के ऊपर। तो अब देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर जो डॉट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एक डॉट आप हाइड्रोजन को हटा के यहाँ बना सकते हैं,
एक डॉट हाइड्रोजन को हटा के आप यहाँ बना सकते हैं। तो इसमें तो ये डॉट ज़्यादा स्टेबलाइज लग रहा, चूँकि ये NO2 है, ये -R लगाएगा, ये खींच भी लेगा। ठीक है बच्चों, तो -R जनरली क्या करता है, डॉट को डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी कंसेप्ट आता है कि डॉट जो होते हैं ना, कभी कभी -R से स्टेबलाइज भी होते हैं, लेकिन वो चीज़ JEE लेवल के सिलेबस में नहीं है बच्चों। तो अगर हम अपने सिलेबस लेवल से बात करें तो हमें ये स्टेटमेंट भी क्या लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन इस बुक में ये स्टेटमेंट को गलत दे रखा, ऑप्शन इसमें D नहीं दे रखा है। लेकिन जहाँ तक हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम ये पॉइंट कंसीडर करें कि -R रेडिकल को डीस्टेबलाइज करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, बट बुक का जो ऑप्शन दिया हुआ, बुक में जो आंसर दिया बच्चों, वो D को शामिल नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हम अपने नॉलेज के अनुसार बता रहे हैं आपको कि ये आंसर होना चाहिए, अगर हम JEE लेवल की बात करें तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 74 का ये चारों स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। अब आइए 75 में क्या करा कि कौन ऐसा रिएजेंट है, मोस्ट यूजफुल रिएजेंट, जो इस कंपाउंड को, टर्मिनल एल्काइन को, इन तीनों से बिल्कुल अलग कर दे। इसमें बच्चों ये देखिए जो है ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसको टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो आपको याद होगा टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो टर्मिनल एल्काइन के साथ वाइट PPT देता है। क्या देता है बच्चों, वाइट PPT देता है, सिल्फर एल्कलानाइड का वाइट PPT देता है। बाकी ये वाला जो है वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर सकता। जबकि आप बात करें इसकी, तो ये इसके साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, इसके साथ भी कर जाएगा। आपको याद होगा बेयर्स रिएजेंट भी होता है, 1% अल्कलाइन कॉल्ड KMnO4, ऐसे ही ऑक्सीडेशन भी कर सकता है बच्चों एल्कीन का। तो ये इसके साथ अल्केन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो यही एक रिएजेंट है जो सिर्फ इसके साथ करेगा। जैसे Br2 देखें, इसके साथ भी कर जाएगा। फिर Br2 है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सबके साथ रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन ये बच्चों जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी का रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होना होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और टर्मिनल एल्काइन के बीच में कैसा रिएक्शन होता है बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। इसका आंसर D हो जाएगा।